चीज़ जो कि ओवर द वीकेंड काफ़ी देखी हमने, देखी भी और इसके बारे में डिस्कशंस भी हुई, वो थी ईरान इजराइल की वॉर, जिसमें डिम्पी जो फुटेजेस आई वो तो अच्छी नहीं है और जो भी वॉर फ्रंट पे हो रहा है वो अच्छा नहीं है। कई सारे नेशंस इन्वॉल्व हैं, पर अहम बात है डिम्पी कि बाज़ारों पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, भारतीय बाज़ारों के लिए क्या कुछ क्यूज़ निकालें इससे? देखिए, ये कुछ नया नहीं था। ये तस्वीरें हम पहले भी देख पा रहे थे, बट उल्टी तरफ से देख पा रहे थे, यानी कि तब इजराइल हमला करता था और दूसरे देशों की तस्वीरें हम देख पाते थे। इस बार थोड़ा रिटेलिएशन हुआ है, यानी कि उनकी तरफ से हमला हुआ, इजराइल के ऊपर हुआ, जो कि बहुत ही एक अपने आप में एक किला समझा जाता है डिफेंस का, कि उसके ऊपर इस तरह से कोई हमला कर नहीं सकता। इसलिए बात बड़ी हुई है, नहीं तो 200 मिसाइल या 100 मिसाइल अमूमन पर डे की कैलकुलेशन है जो वहाँ पे होती ही रही हैं। लेकिन इसका फ़र्क क्या पड़ेगा, क्या इंडियन मार्केट्स पे इसका फ़र्क पड़ेगा? देखिए, ये बात पुरानी हिस्ट्री से समझी जा रही है। मेरा कैलकुलेशन नहीं, मैं सिर्फ हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि इजराइल इस पे कार्रवाई 100% करेगा और ज़रूर करेगा, किसी ना किसी रूप में ज़रूर इस पे ऊपर कार्रवाई होगी। ये कैसी होगी, किस रूप में होगी, कितनी बड़ी होगी, ये अभी किसी को भी नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि अमेरिकन और इजराइल ये हो सकता है मौका देख के काम करें, कल करें, 10 दिन बाद करें, 20 दिन बाद करें और बड़े प्लान पे करें। तो इस पूरे अक्टूबर सीरीज में ये ग्लोबल हैंगओवर आपके पास बना रहेगा, क्योंकि आपकी 31 तक की एक्सपायरी है और मेरी अपनी कैलकुलेशन ये कहती है कि कम से कम 31 अक्टूबर से पहले पहले कुछ ना कुछ आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इतना रेट ठंडा नहीं होगा मैटर जल्दी जल्दी। दूसरा, मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आप ना ईरान की मार्केट देखते हो, ना इजराइल की मार्केट देखते हो, ना वो इतनी बड़ी मार्केट्स हैं कि उनका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट पड़ेगा ग्लोबल ट्रेड पे। तो आप ग्लोबल मार्केट्स को देखोगे कि यूएस के अंदर क्या होगा, चीन के अंदर क्या होगा, ऑफ कोर्स इंडिया के अंदर क्या होगा। तो ऐसे कुछ एक मार्केट्स को आप चेक करोगे। ना तो मेरे को यूएस के अंदर अभी कोई प्रॉब्लम दिखी, ना ही मेरे को कहीं अब जो भी एशियन मार्केट्स खुले हैं आज इक्का दुक्का उसके अंदर कोई प्रॉब्लम दिखी। आप गिफ्ट निफ्टी के हवाले से ये फौरी तौर पर दोनों चीज़ों का डर है, जिसमें एक एफ&ओ वाला पार्ट भी है और एक ग्लोबल वाला पार्ट भी है, इसलिए रिएक्शन आपको गैप के साथ मिल रहा है, इसलिए 232 पॉइंट है। ट्रस्ट मानिए, अगर कल बाजार की छुट्टी नहीं होती तो आज 232 पॉइंट को आप गैप नहीं देख रहे होते, हो सकता है आज रिकवरी वाले दिन पे होते आप। अब आते हैं कि इंडियन मार्केट्स पे क्या इंपैक्ट आएगा। मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा। हाँ, इंपैक्ट आएगा स्पेसिफिक थीम पे और कैलकुलेशंस पे। जैसे वो पूरा एरिया आप जानते हैं, वो स्विस कनाल के आसपास का एरिया है, तो एक ट्रेड डेफिसिट हो सकता है, ट्रेड पे फर्क आएगा, टिपिकली एक्सपोर्ट्स पे फर्क आ सकता है। तो उसमें शिपिंग कंपनीज के फ्रेट बढ़ सकते हैं। शिपिंग के फ्रेट इंश्योरेंस के साथ क्लब होते हैं, तो इंश्योरेंस का क्लेम बढ़ेगा वहां पे उस एरिया में, तो शिपिंग कंपनीज पे इंपैक्ट आएगा। जेम्स एंड ज्वेलरी पे इंपैक्ट आएगा, क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट इसी गल्फ कंट्रीज और गल्फ के आसपास होता है, तो जेम्स एंड ज्वेलरी पे आएगा अगर वो सारे देश अगर युद्ध में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तीसरा, एल&टी के काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे जिसपे काम हो रहा है। 4 बार पोर्ट का भी आपको मालूम है, उसके बारे में वहीं पे ही काम हो रहा है। तो वो सारी चीजें उन्होंने एक एडवाइजरी जारी कर दिया, आप ध्यान रखिए अपना, लेकिन वो सब काम पे इंपैक्ट आएगा। एक और फुटवेयर पे इंपैक्ट आएगा, स्टील पे इंपैक्ट आ सकता है। ये कुछ एक सेगमेंट्स ऐसे हैं इंडिया के हिसाब से जो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। और मैं आपको बता दूं, करीब $500 बिलियन का ट्रेड इंडिया और इजराइल के बीच में ही होता है खाली। अगर इजराइल फुल फ्लैज वॉर में चला गया है तो एक ऐसा बड़ा हिस्सा आपका सबसे पक्का दोस्त उस एरिया का एक वॉर में चला गया है, तो उसकी जो डिस्क्रिशनरी इनकम है, वो डिस्क्रिशनरी इनकम आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगी, वो डिफेंस की तरफ मूव हो जाती है और दूसरे देशों की भी मूव होगी। तो इसलिए सीधा सीधा इंपैक्ट मैं पेट्रोलियम पे तो नहीं डालूंगा या नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सबकी रिक्वायरमेंट है, सबका साझा रिसोर्स है। बट जहां जहां पे डिस्पोजेबल इनकम खर्च होती थी, जेम्स एंड ज्वेलरी, फुटवेयर पे, एल&टी के कुछ प्रोजेक्ट्स पे, या फिर मैं बोलूंगा स्टील पे, इन सब पे इंपैक्ट हल्का फुल्का जरूर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, निश्चित तौर पर तो सेगमेंटल इंपैक्ट होगा, बहुत बड़ा आप नहीं कह सकते हो। और हमने देखा है कि मिडिल ईस्ट का कोई संघर्ष नया नहीं है और ऑलरेडी चल रहा था, बाजार उसको डिस्काउंट करके भी चल रहा था। इन सब संघर्षों के बीच में हम देख रहे थे कि क्रूड $70-75 के बीच में ही घूम रहा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं एफआईज के, उसके बाद निफ्टी बैंक पर आएंगे। डिप्टी, लगातार 3 सत्र में बिकवाली हो गई है एफआईज की 15,000 करोड़ रुपए के आसपास का। आप बता रहे थे कि लॉन्ग होल्डिंग 81% के आसपास थी। अभी क्या स्थिति है और क्या आपको लगता है कि ये परेशान करेगी बाजार को?
देखिए, परेशान इन दोनों चीज़ों से ही हम होंगे, डाटा से नहीं होंगे। अगर डाटा से परेशान होना होता तो डाटा आपको पहले इंडिकेट कर देता। हाँ, लेकिन हमने आपको एक पॉइंट ज़रूर रखा था कि आप खरीदारी मत करना। आपको अगर अच्छे से याद होगा, इस पूरे हफ्ते हमने कभी भी आपसे ये नहीं कहा कि आप खरीदारी कीजिए। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने आपको एक लैब टेस्टिंग वाला 1 से 2 लॉट बैंक निफ्टी के ज़रूर बताए थे कि आप इसके साथ शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो उस दिन भी बैंक निफ्टी ने जो गैप डाउन किया और उसके बाद फिर से वो ऊपर भी आया, और बामुश्किल से जो नुकसान था उस दिन का वो करीब करीब बैंक निफ्टी पे 55 पॉइंट का था। 55,000 के इंडेक्स के आसपास आप खड़े हो और 55 पॉइंट का लॉस कोई लॉस नहीं होता। अब आ जाते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट चीज़ों पे, मैं एक एक करके आता हूँ एफआईज के नंबर पे। देखिए, आपने एफआईज के पॉइंट बताए, मैं एक बात बहुत क्लियर कर देता हूँ, एफआईज की होल्डिंग बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई है। 79% पे एफआईज की होल्डिंग है, ये 81% पे हुआ करती थी, सिर्फ 2% की होल्डिंग कम हुई है। क्या एफआईज इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं? अभी मेरे से आशीषा ने भी सुबह क्वेश्चन पूछा कि चाइना की तरफ मूव कर सकते हैं। वो ऐसे नहीं करेंगे कि रातों रात सोमवार को है निकल गए और मंगलवार को चाइना की तरफ चले गए। उनको पूरा समय लगेगा, और इंडिया के अंदर जब वो आए थे तब भी उनको समय लगा था। तो एक दिन में वो नहीं होगा, उसके लिए बहुत लंबा समय लग सकता है, हो सकता है पूरा क्वार्टर या आधा साल भी आपके लिए लग जाए। तो ये बात मान के चलिएगा कि एफआईज अभी भी इंडियन मार्केट्स का पार्ट एंड पार्सल रहेंगे, और 79% होल्डिंग्स कम नहीं होती है। दूसरा पॉइंट, रिटेल के पास कितनी होल्डिंग है वो जरा क्लियर कर देता हूँ। 37% की होल्डिंग है, 1% का बदलाव हुआ, 36 से 37 हुए हैं। डीआईज के पास 38% की होल्डिंग है, कोई खास बड़ा बदलाव नहीं है। रिटेल और डीआईज को मौका चाहिए। डीआईज तो पता नहीं कब आएंगे, कैसे आएंगे, किस रूप में आएंगे, बट रिटेल थोड़ा समझदार है अब, तो रिटेल की पार्टिसिपेशन थोड़ी बढ़ सकती है, जो बाजार में एक कुशन का काम करेगी, रोकने का काम करेगी। यह है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप ऑप्शंस के ट्रेड के हिसाब से देख रहे हैं तो ऐसा कोई बड़ा नंबर नहीं है जिसके बारे में बता पाऊं। सिर्फ एक 16,000 करोड़ रुपए का नंबर है, वो भी एक दिन की छुट्टी थी, इसलिए एफआईज का नंबर आपको थोड़ा कम दिखा। मैं एक्सपेक्ट करता हूं आज एफ&ओ वाले नंबर्स पे। और एक और चीज, काफी सारे लोगों को लग रहा है कि एफ&ओ का इंपैक्ट आएगा। भाई, एफ&ओ का जो भी पॉलिसीज बनाई गई ना, वो सिर्फ रिटेलर्स के लिए बनाई गई है। क्या आपको लगता है कि 2 लाख रुपए से या 70,000 रुपए के मार्जिन बढ़ जाने से एफआईज पे इंपैक्ट आ जाएगा? आप सोच के देखिए, क्या बड़े इंस्टीट्यूशनल पे इंपैक्ट आएगा? जिनके पास करोड़ सा करोड़ उनके अकाउंट्स में पड़ा है, उन पे इंपैक्ट आएगा? ये जो सारा काम किया जा रहा है ना, ये सिर्फ रिटेल के लिए किया जा रहा है, तो बस उसका इंपैक्ट मार्केट में बहुत ही कैलकुलेटेड है, और मेरे को लगता नहीं एफआईज की होल्डिंग आने वाले दिनों में जल्दी जल्दी अभी कम होगी वो। ऑलराइट, तो ये एफआईएस और डीआईएस की होल्डिंग के बारे में समझा, पर चलिए डिम्पी निफ्टी बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हालांकि ट्यूसडे को बहुत ज़्यादा गिरावट तो नहीं देखने को मिली, पर किस तरीके से डेटा बिल्डअप हो रहा है डिम्पी, क्योंकि अभी गिफ्ट निफ्टी की अगर हम देखें तो वहाँ से बाहरी गिरावट के संकेत हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? चलिए, पहले तो मैं गिफ्ट निफ्टी पे ही आ जाता हूँ। ये जो 240 पॉइंट का गिफ्ट निफ्टी है, मेरे को लगता नहीं कि एग्जैक्टली हम इतना ही खोलेंगे। पहला पॉइंट तो ये ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये आपको सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है। और एक और बात, गिफ्ट निफ्टी को ना फ्यूचर माना कीजिए, ये स्पॉट नहीं है, ये फ्यूचर इंडेक्स है। इम्पाइल्ड वॉलिटिलिटी हम कैलकुलेट करके इम्पाइल्ड निफ्टी इसलिए दिखाते हैं, ये टिपिकली गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स है। दूसरा पॉइंट, फ्यूचर्स के अंदर प्रीमियम की एडजस्टमेंट जैसे 100 पॉइंट का फर्क आ जाता है। आप देखोगे 236 पॉइंट है, खुलेगा 136 पॉइंट या खुलेगा 336 पॉइंट, वो फर्क इसलिए ही आता है क्योंकि वो अलग फ्यूचर्स की ट्रेड हो रहा है। अब आते हैं दूसरा, निफ्टी के डाटा पे क्या हुआ है। देखिए, प्रीमियम अच्छा है तो बाजार के अंदर जो लोग खड़े हैं वो अपना मन बना के खड़े हैं, उनका मन नहीं टूटा। दूसरा पॉइंट, लॉस एक्चुअली कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। फ्यूचर सिर्फ 13 पॉइंट ही टूटे और स्पॉट निफ्टी सिर्फ 14 पॉइंट ही टूटा। हमने 25,800 के इर्द गिर्द क्लोजिंग की है। आज जब गैप डाउन होगा तो जिसके हम वेट कर रहे थे कि हमको एक मौका मिल जाए डिप का, ये डिप ग्लोबल मार्केट से और एफ&ओ के कंबाइन एफर्ट से आ गया। आप ये बात सोचो ना जी, आप इसी से अंदाजा लगाओ कि 2 मेजर ट्रिगर को आप सिर्फ 200 पॉइंट के अंदर डिस्काउंट कर रहे हो, और वो भी पता नहीं इतने में खुलेगा भी नहीं खुलेगा, उसका भी पता नहीं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है एंट्री के लिए भी, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अपनी चीज़ों को चेक एंड बैलेंस करने के लिए। हमने ऊपर पे आपको रोका है खरीदारी करने के लिए, लेकिन नीचे पे हम आपको रोकेंगे नहीं खरीदारी करने के लिए। छोटी मोटी प्लेसमेंट्स ज़रूर मार्केट के अंदर बनाई जाएं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, लैब टेस्टिंग वाले ट्रेड लेना, सीधा सीधा फ्यूचर्स मत लेना, सीधा सीधा कॉल्स भर भर के मत लेना। अपॉर्चुनिटी अच्छी है लेकिन अपॉर्चुनिटी क्लोज नहीं हुई है। ये दोनों ही जो ट्रिगर हमने आपके सामने रखे ओपन एंडेड है, इनमें अभी भी कुछ और बड़ा भी हो सकता है। तो इसलिए
इस अक्टूबर सीरीज के मैं निफ्टी के लेवल्स आपके सामने शेयर कर देता हूँ। स्टॉप लॉस के तौर पर आप 25,500 को आज ध्यान रखेगा। इसके अगर नीचे बंद होते हैं तो दिक्कत बढ़ेगी, इसके नीचे बंद नहीं होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे हिसाब से 25,500 के नीचे आप बंद नहीं होंगे और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 25,500 के इर्द गिर्द अगर आप खरीद लेंगे तो आपको अच्छा बेनिफिट होगा। आपका टारगेट, पहला टारगेट वो होगा 25,800, फिर 26,000 का टारगेट भी होगा। इस सीरीज ने हमको स्टार्टिंग में निराश किया है, लेकिन हो सकता है बाद में ना करें। और एक और बात बता देता हूं, पुट कॉल रेशियो के हिसाब से भी निफ्टी वगैरह कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। और जिसके बारे में मैं बार बार जिक्र कर रहा था कि ये हैवी होके आया है, वो 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट, 6.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट थे, वो घटकर 5,80,000 कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। आज सुबह सुबह और कटेंगे तो सीरीज हल्की हो सकती है। तो आपके लिए 25,500 एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, 25,500 सपोर्ट एरिया है। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो परसों के सत्र में थोड़ा मिला जुला माहौल था। कोटक, एसबीआई, आईसीआईसी सपोर्ट दे रहे थे, लेकिन एचडीएफसी, एक्सिस, इंडसइंड ये थोड़ा प्रेशर बनाने का काम कर रहे थे। 3 सत्र की कमजोरी हो गई है और परसों हल्की सी कमजोरी थी 50 अंकों के आसपास की। क्या निफ्टी बैंक यहां से और प्रेशर दिखाएगा और क्या सेल ऑन राइज वाला इंडेक्स है ये? देखिए, निफ्टी बैंक पे मेरे को थोड़ा प्रेशर कम लगता है और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा लगती है। अगर मैं सिर्फ एफ&ओ वाले पॉइंट पे ही आऊँ, आप ये सोच के देखिए सेबी ने फैसला क्यों लिया। उसके पीछे की वजह वही थी कि एक तो गैम्बलिंग जैसा सिस्टम हो रहा था, दूसरा सेविंग्स जा रही थी। आपने कई बैंकर्स को सुना होगा, वो कह रहे थे हमारे जी कासा डिपॉजिट से फर्क पड़ रहा है, हमारे पास जो पैसा 2-5 हज़ार पे बैंक में सेविंग के लिए आता था वो तो एफ&ओ के ऑप्शंस में चला जाता है। तो आप ये सोचो, बैंक पे तो इनडायरेक्टली इसका बेनिफिट आएगा, क्योंकि ये पैसे को रोकने का ही तो काम एक्सचेंज सेबी कर रहा है। और ये पैसा वापस घूम फिर के अगर बैंकों में जाएगा तो बैंकों की एक मेजर प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रही है। इन सभी चीज़ों में समय लगेगा, एक दिन में नहीं होंगी ये। और मेरा ऐसा मानना है कि पैसा जल्दी जल्दी मूव नहीं करेगा। लोगों को आदत पड़ जाती है ट्रेड करने की, वो सेविंग्स में वापस ठंडे बक्से में यहीं जाएंगे जल्दी जल्दी, लेकिन फिर भी एक प्रयास जरूर है। अब आते हैं बैंक निफ्टी के डाटा पर। देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर क्या है कि 470 पॉइंट का प्रीमियम है, फ्यूचर्स ज़्यादा नहीं टूटे, जबकि आपको स्पॉट में दिख रहा होगा कि हाँ देखो जी लॉस हुआ है। एक्चुअली में लॉस भी दिखा जाए तो सिर्फ 55 ही पॉइंट का है। लेवल्स के हिसाब से देखा जाए तो आप 53,000 के आसपास बंद हुए, 52,922 के आसपास। कुल मिला के आपके पास भी 52,500 का सपोर्ट है। इस दोनों ही केसेस में एथिकली तो 250 गुणा 3 या 4 भी मैं अगर बोलूं तो कम से कम आपको 750 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे खुलनी चाहिए। अगर आज 500 पॉइंट भी बैंक निफ्टी नीचे खुलती है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी आपको 52,500 के आसपास मिल सकती है। 1-2 लोट आप लैब टेस्ट के तौर पर जरूर टेस्ट करें, आपको जिल लेने चाहिए। और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो ठीक है इस समय, और आपके अंदर एक्सपेरिमेंट देखो। आप खुद ही तो कहते हो कि ऊपर पे नहीं लेंगे जी, नीचे आएगा हम प्लस करेंगे तब प्लस। अरे आ तो गया नीचे, और कैसे चाहिए? 1300 पॉइंट तो पहले ही टूटा हुआ था, और ऊपर से 2 फैक्टर्स और आ गए जो आज 400-500 पॉइंट और हल्का करेंगे और मार्केट को। अब हो गया 1500-1600 पॉइंट्स का। तो लैब टेस्ट इससे बेहतर कैसे किया जा सकता है? इसलिए मैं फिर से रिपीट करता हूं, 1-2 लॉट लेने में कोई बुराई नहीं है। ऑप्शंस वाले थोड़ा सावधान रहें, उनको थोड़ा टाइम वैल्यू उनके हिसाब से इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए ऑप्शंस वगैरह में न जाना, सीधा फ्यूचर लेके चुप करके दिवाली तक बैठ जाना। इस बार दिवाली भी 31 तारीख की है और इस बार एक्सपायरी भी 31 तारीख के आसपास की है, तो शॉर्ट वॉट करना नहीं है। एफ&ओ बैन में सिर्फ 3-4 शेयर हैं, मैं जल्दी से उसके बारे में बता देता हूँ। बंधन बैंक, बीसॉफ्ट, हिंदुस्तान कॉपर और आरबीएल बैंक है। कुल मिला के यही सारे आज का मोटा मोटी एक व्यू पॉइंट है। ठीक है, ये तमाम स्टॉक्स आज फोकस पर रहेंगे। अब बैन वाले जो शेयर हैं उसकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। डिब्बी 2 और सेगमेंट, जरा एफ&ओ वाला जो मुद्दा है उससे जरा कनेक्ट कर लेते हैं। क्या लगता है कि आज का जो सत्र होगा बीएससी के लिए फिर से एक पॉजिटिव सेशन होगा, और जो ब्रोकिंग वाली जो कंपनीज हैं जहां पर हमने लगातार तेजी देखी भी है, इसमें जेएम फाइनेंशियल हो गया, ये तमाम स्टॉक्स चढ़े हैं, क्या थोड़ा उनके लिए डैम्पनर है, नेगेटिव होगा उनके लिए? देखिए, ये इम्पैक्ट अभी से कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि इनके तो डेट्स ही नवंबर की हैं, पहला पॉइंट तो। दूसरा, बीएससी का भी अपना फ्यूचर्स का मार्केट है, ऐसा नहीं कि बीएससी का फ्यूचर्स का मार्केट नहीं है। वो उसका सेंसेक्स की जो एक्सपायरी है उसमें बहुत वॉल्यूम आया और बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर वॉल्यूम आया। और जो हम ये कह रहे थे कि एक एक्सपायरी 1 एक्सचेंज 1 एक्सपायरी होनी चाहिए, ये बीएससी के ऊपर भी लागू होगी। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एनएससी के ऊपर, हाँ, क्योंकि एनएससी के पास वॉल्यूम ज्यादा है, एनएससी लिस्टेड नहीं है, तो इसलिए दूसरे तरह का इंपैक्ट होगा। हाँ, बीएससी थोड़ा इसको एंजॉय कर सकता है, बट बीएससी का भी अपना एक एफ&ओ पार्ट है, पहला पॉइंट। इसलिए मेरे को बीएससी ठीक है, वो जो चल रहा है वो अपने और रीजनिंग की वजह से भी चल रहा है, बट कुल मिला के बहुत ज्यादा नुकसान बीएससी को इस फैसले से तो नहीं होगा। जो दूसरा आपने ब्रोकरेज का बात पूछी कि भी जेएम, रेलिगर या कुछ और लिस्टेड कंपनीज हैं, इन पे इंपैक्ट आएगा। देखिए, क्लाइंट्स को ये कैसे बेनिफिट देते हैं, और ये सेबी के जो नियम है
इसमें से कैसे क्लाइंट्स का पार्टिसिपेशन बनाए रखते हैं, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ। ये ही सबके सब ब्रोकर्स एडवाइजरी के बिजनेस को और बेहतर करेंगे अपना। हो सकता है आपको और अच्छे से एडवाइस दें, आपसे ये कहें देखिए खर्चा तो बड़ा है आपका, लेकिन अच्छी एडवाइस से आप अपने वॉल्यूम को कम मत करो। तो ये वो उनके लिए हाँ भी है और उनके लिए ना भी है। मेरे हिसाब से फौरी तौर पर अगर नेगेटिव असर आया तो आया, लेकिन ये लंबा असर अभी नहीं पड़ने जा रहा एक्सचेंजेस का, और ना ही अब ब्रोकर्स पे आएगा, क्योंकि ब्रोकर्स बहुत इंटेलिजेंट है, अपने क्लाइंट्स को मरने नहीं देंगे, वॉल्यूम्स जाने नहीं देंगे। ये पहले भी हो चुका है रेगुलेशंस, ये रेगुलेशंस कुछ नए नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए ब्रोकर्स कम्युनिटी भी काफ़ी समझदार है अपने क्लाइंट्स को रोकने के लिए। और एक और चीज़ अभिषेक जी मैं आपको